नमस्कार, मैं हूं श्रीनारायण तिवारी और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मुंबई महाराष्ट्र में आकर के ऐसी राजनीतिक आग लगाई हैं, उसकी लौ उसका धधकना पूरे देश में महसूस किया जा रहा है। आग पहले तो लग रहा था कि चिंगारी थी, पहले तो लग रहा था कि गुराओं में, भूसे के गुराओं में छोटी सी चिंगारी डाल की गई हैं, लेकिन वो चिंगारी रात भर में ज्वालामुखी सी हो गई है। इतना उग्र रूप धारण कर ली है, उसकी तपिश, उसकी गर्मी, उसकी ऊर्जा पूरे देश में महसूस की जा रही है। कांग्रेस को क्या मिला, क्या नहीं मिला, अब इस पर चर्चा शुरू हो गई है। कांग्रेस महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कहने पर सत्ता में शामिल हुई तो क्या हासिल की? कांग्रेस शरद पवार के कहने पर शिवसेना के साथ गई तो क्या हासिल की? राज्य में जरूर कुछ उनके बेरोजगार विधायकों को मंत्री बनने का सौभाग्य मिला, लेकिन ज्यादातर कांग्रेस के विधायक नाराज हैं, दुखी हैं, खिन्न हैं। उनके निर्वाचन क्षेत्रों के भी काम नहीं हो रहे हैं। यह सच है, जो मंत्री बने हैं वो अपनी जेब भरने में, अपने निर्वाचन क्षेत्र के काम करवाने में ही मशगूल हैं, पार्टी का कल्याण कम कर पा रहे हैं। तो इस पर फिर से विचार शुरू हो गया है कि शरद पवार, चतुर चाणक्य शरद पवार के कहने पर जो कांग्रेस वालों ने, कांग्रेस विधायकों ने सत्ता में शामिल होने का फैसला किया, वह फायदे का रहा, घाटे का? विचार विमर्श के बाद तो यही लग रहा है कि बहुत बड़े घाटे का सौदा हुआ है, क्योंकि एक नंबर कुर्सी शिवसेना को मिली। शिवसेना धुर राष्ट्रवादी, कट्टर राम भक्त, कट्टर हिंदूवादी पार्टी है। शिवसेना सुप्रीमो बाला साहब ठाकरे का प्रमुख नारा था हिंदुत्व, हिंदूवाद, राष्ट्रवाद। हिंदुत्व के बाद उनका मराठी और महाराष्ट्र नारा था, पहला नारा उनका हिंदुत्व का था। तो ऐसे घनघोर हिंदूवादी पार्टी, घनघोर राम भक्त पार्टी कहलाने वाली शिवसेना के साथ सत्ता में शामिल होकर कांग्रेस को क्या हासिल हुआ? और वो भी किसके कहने पर? शरद पवार के कहने पर। वह शरद पवार जो कई बार या तो कांग्रेस को खुद छोड़ चुके हैं या कांग्रेस ने उन्हें निकाल दिया है। वह शरद पवार जो अपने गुरु के पीठ में, राजनीतिक गुरु के पीठ में खंजर घोंप करके मुख्यमंत्री बन बैठे थे, ऐसे शरद पवार पर कांग्रेस विश्वास कर ली, कांग्रेस के विधायक विश्वास कर लिए, तो उससे उनका फायदा क्या हुआ? आज इस पर विचार विमर्श पूरे देश में हो रहा है। राष्ट्रीय मीडिया इस पर सोच रही है। ठीक है, महाराष्ट्र की स्थानीय मराठी मीडिया वो शरद पवार और उनके इर्द गिर्द ही घूमती है, वह सोचे या न सोचे, लेकिन कांग्रेस तो राष्ट्रीय पार्टी है, तो उसके बारे में राष्ट्रीय मीडिया अवश्य सोचती है, अवश्य सोचेगी और सोच रही है। ममता बनर्जी आई, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी अस्वस्थ थे, उनसे मिलने की योजना बनाकर आई थी, लेकिन डॉक्टरों ने शायद इजाजत नहीं दिया, इससे मुलाकात नहीं हुई। खैर, उनके सुपुत्र मंत्री, पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे और शिवसेना के मुख्य प्रवक्ता संजय राउत होटल में जाकर के ममता बनर्जी से मुलाकात किए। उस मुलाकात को एक तरह से सार्वजनिक न किए जाने को लेकर के भाजपा ने तरह तरह के आरोप लगाए, गुप्त समझौते का आरोप लगाना शुरू किया है। खैर, ये तो राजनीतिक बात है। भारतीय जनता पार्टी राजनीति करने से बाज नहीं आएगी, क्योंकि वो राजनीतिक दल है। ठीक है, उनके दोनों के बीच में क्या समझौता हुआ, क्या समझौता हो सकता है? एक मुख्यमंत्री से एक मंत्री मिलने जाएगा तो क्या बात करेगा? मुख्यमंत्री आई थी यहाँ से उद्योगपतियों को अपने राज्य में उद्योग लगाने के लिए, बुलाने के लिए, उनको आकर्षित करने के लिए, उनको अपने क्षेत्र में उद्योग लगाने के लिए आमंत्रण देने के लिए आई थी। तो हर राज्य के मुख्यमंत्री का दायित्व होता है कि वो उन इलाकों में जाए, उन राज्यों में जाए जहां उद्योगपति रहते हैं, उद्योग धंधे हों, जिससे कि वो उन्हें आमंत्रित कर सके। इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अगर महाराष्ट्र में उद्योग के लायक माहौल है तो ही उद्योगपति यहाँ हैं। उद्योग के लायक माहौल नहीं होगा, सब छोड़ के भाग जाएंगे। वैसे सच्चाई यह है कि बड़े पैमाने पर उद्योगों का पलायन जारी है। नोएडा, गुड़गांव, ये मुंबई से भागे उद्योगपतियों का शरण स्थल बना हुआ है। बड़े पैमाने पर उद्योग नोएडा में और गुड़गांव में सेटल हो गए हैं। अगर किसी को नहीं दिख रहा है तो चश्मा पहन के जाए और देख के आ जाए। और मुंबई से भागे हुए उद्योगपति हैं, मुंबई से परेशान होकर गए हुए ही उद्योगपति वहां उद्योग लगाए हुए हैं। तो कलकत्ता में ऐसा माहौल नहीं है। कलकत्ता में जाकर कोई उद्योगपति उद्योग लगाए, वहां लेबर भले सस्ता मिलता है, लेकिन जिस तरह से यूनियनबाजी है, जिस तरह से वहां कानून व्यवस्था चरमराई हुई है, कोई उद्योगपति मुंबई छोड़ के नहीं जाएगा। मुंबई की कानून व्यवस्था
कलकत्ता से लाख गुना अच्छी है। कलकत्ता से क्या, ये कहें देश के अन्य राज्यों की तुलना में सर्वाधिक सुरक्षित मुंबई की कानून व्यवस्था है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब चर्चा यह है कि कांग्रेस शिवसेना जैसे कट्टरवादी पार्टी के साथ सत्ता में आकर के पूरे देश में क्या नुकसान करा के लिया। कांग्रेस कोई महाराष्ट्र की पार्टी नहीं है, कांग्रेस कोई मुंबई की पार्टी नहीं है। शरद पवार भले ही अपने पार्टी में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी गठन के समय राष्ट्रवादी शब्द यूज किए हों, लेकिन उनका पूरा पूरा फोकस महाराष्ट्र, बारामती, पुणे, मुंबई यही रहा है। तो वो अपनी पॉलिसी में सफल भी हैं और गिन चुन के 4-5 सांसद लाने के बाद भी वो अपनी राजनीतिक हैसियत बढ़ाए रहते हैं। ये उनकी चाणक्य नीति है, चतुर चाणक्य नीति है, उनकी कलाबाजी है, उनकी अपनी हैसियत है कि वो अपने को सबसे उच्च सिद्ध कर लें, सबसे गरिमामय सिद्ध कर लें। ये उनकी अपनी चतुर नीति, चाणक्य नीति है। तो शरद पवार सफल है, इसमें कोई दो राय नहीं। शरद पवार के सामने ममता बनर्जी आकर के, शरद पवार बैठे हैं मीडिया से बात करते हुए या लोगों से बात करते हुए, वो राहुल गांधी और सोनिया गांधी को धता बताने की कोशिश कर रही हैं। शरद पवार को मालूम है कि कांग्रेस हटी, सत्ता घटी, सत्ता गई, महाराष्ट्र कुर्सी गई। महाराष्ट्र में उनको सत्ता इसलिए मिली हुई है कि कांग्रेस साथ में है। कांग्रेस आज खिसक जाए, 3 दलों वाली सरकार आज कोलैप्स हो जाए और तीनों मिला के बहुमत है, किसी एक के हटने के बाद सरकार खत्म हो जाएगी। न कोई मुख्यमंत्री रहेगा, न कोई उप मुख्यमंत्री रहेगा, न कोई गृह मंत्री रहेगा, सब कुछ कोलैप्स, सब कुछ समाप्त। और जिस तरह से कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी को आधा समय विदेश में, आधा समय देश में, ऐसा कह रही है ममता बनर्जी, तो इससे स्पष्ट दिख रहा है उनका लक्ष्य केवल कांग्रेस नहीं है, उनका लक्ष्य केवल राहुल, प्रियंका, सोनिया गांधी को बदनाम करने का है। एक तरह से कह लें तो गांधी घराने को बदनाम करके समाप्त करने का उनका लक्ष्य दिख रहा था। पूरी कांग्रेस पर वो डोरे डालना चाह रही हैं। जो जैसा कि दिख रहा है, वो जिस तरह से मेघालय में कांग्रेसी विधायकों को अपनी पार्टी में शामिल की हैं, गोवा में शामिल किए हैं, गोवा पूर्व मुख्यमंत्री को अपनी पार्टी में शामिल कर ली हैं, कमलापत त्रिपाठी के पोते को शामिल कर ली हैं, हरियाणा के पूर्व वरिष्ठ अध्यक्ष, वरिष्ठ नेता, पूर्व मुख्यमंत्री को अपनी पार्टी में ले रही हैं। ये जो कुछ कर रही है, कांग्रेसियों को अपने में समाहित कर रही है, शामिल कर रही हैं, वो उनका पूरा उद्देश्य दिख रहा है कि कांग्रेस को ही हड़प जाए, कांग्रेस को ही गड़प जाए, एक्सेप्ट गांधी घराने को हटा करके समूची कांग्रेस को आत्मसात करने की चाल ममता बनर्जी चलती दिख रही हैं। वरना छोटे से राज्य की मुख्यमंत्री, छोटी सी पार्टी, क्षेत्रीय पार्टी तृणमूल कांग्रेस पार्टी प्रधानमंत्री बनने ख्वाब देखे, ये असंभव है। मान लीजिए कि पश्चिम बंगाल की सभी 40-42 सीटों पर अगर वो जीत जाती हैं, तो क्या भारत में वो सत्ता स्थापित करने की क्षमता हासिल कर लेंगी? 42 की 42 सीटें लोकसभा की उनको जीतने का मौका मिल जाए तो भी सत्ता उनके हाथ में नहीं है। कोई भी एक राज्य अगर अपनी सारी सीटें किसी पार्टी को दे दे तो भी वो पार्टी, वह राज्य का प्रधानमंत्री बना लेगा? नहीं। बहुत बड़ा देश है, सभी राज्यों को, सभी केंद्र शासित राज्यों के सारे सदस्यों को मिलाकर के ही केंद्र में सत्ता स्थापित करने की हैसियत तैयार होती है। मोदी गुजरात के बल पे प्रधानमंत्री नहीं बने हैं, न यूपी के अकेले बल बने हैं। देश के सर्वाधिक राज्यों में उनको सर्वाधिक सीटें मिली हैं, इसलिए प्रधानमंत्री बने हैं। तो मोदी बनने के लिए ऐसी पार्टी का नेता बनना आवश्यक होगा जिसका वजूद पूरे भारत में हो, अधिकांश राज्यों में हो। केवल छोटे से पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री तीसरी बार बन गई तो वो प्रधानमंत्री बन जाएंगे, अगर ऐसा ख्वाब पाल रही हैं तो जैसा कि कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि पागलपन का दौरा है, तो वही कह लीजिए। वही अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं कि पागलपन है, तो वही लग रहा है। ये दिवा स्वप्न है, कभी हो ही नहीं सकता जी। और उनकी छवि तो पश्चिम बंगाल में मुस्लिम परस्त, बांग्लादेशी परस्त, रोहिंग्या मुसलमान परस्त, हिंदू विरोधी, यह छवि उनकी है। तो इस छवि के बल पर वो बांग्लादेश से आए रोहिंग्या से आए, वर्मा से आए मुसलमानों खुश करके वो एक राज्य में राज्य स्थापित कर पाएंगी।
पूरे देश में बांग्लादेशी घुसपैठिए रोहिंग्या ये मुद्दा ही नहीं है। जो थोड़े बहुत होंगे वहाँ की पुलिस पीट पीट के भगा दे रही है, और अगर जनता पहचान जाए कि बांग्लादेशी मुसलमान है, ये रोहिंग्या मुसलमान है, तो जनता वैसे ही कचूमर निकाल दे और भाग जाएंगे अपने आप। भाग ही रहे हैं, कश्मीर से भाग रहे हैं, दिल्ली से भाग रहे हैं, शरण मांग रहे हैं, रो रहे हैं, भीख मांग रहे हैं। अब वो बेचारे बन गए हैं। जब तक उनको सरकारी संरक्षण मिलता है, जैसे बंगाल मिल रहा है, जैसे महाराष्ट्र कुछ इलाके में मिल रहा है, तब तक वो कुछ भी करते। जितने दुराचार है, अत्याचार है, बलात्कार है, हत्याएं हैं, सब में शामिल मिलेंगे बांग्लादेशी और रोहिंग्या। लेकिन जहां सरकार उनके खिलाफ है, सरकार मुसलमान खिलाफ नहीं है, सरकार रोहिंग्या बांग्लादेशी मुसलमानों के खिलाफ है, घुसपैठियों के खिलाफ है, वहां बेचारे बन जाते हैं। दिल्ली में कैसे दया की भीख मांगते दिख रहे हैं, ऐसे ही अगर अन्य राज्यों में जहां बांग्लादेशी और रोहिंग्या थोड़े बहुत पहुंचे हैं, जनता पहचान जाए, अगर कोई राजनीतिक दल अपील कर दे कि पहचान के ढूंढे, तो जनता ढूंढ लेगी। ढूंढने के बाद जनता क्या फैसला सुनाती है सबको मालूम है। तो ये होना भी नहीं चाहिए, ये काम सरकार को करना चाहिए। तो ममता बनर्जी पूरे देश में रोहिंग्याओं और बांग्लादेशियों खुश करने वाली पार्टी के रूप में क्या राज कर पाएंगी, समर्थन पाएंगी? असंभव है। महाराष्ट्र में आग लगा दी है। महाराष्ट्र में आई हैं शरद पवार के सामने राहुल गांधी और सोनिया गांधी, माने यूपीए का अस्तित्व नहीं बता दी। मतलब सोनिया गांधी यूपीए चेयरपर्सन है, तो उनका अस्तित्व नकार गई। राहुल गांधी को आधा टाइम बाहर रहने वाला बता दी, मतलब राहुल गांधी का अस्तित्व नकार दी हैं। इस तरह से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सुप्रीमो के सामने बैठ करके कांग्रेस की कब्र खोद गई है, कांग्रेस को आग लगा गई है। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, लाचार कांग्रेस, महाराष्ट्र की लाचार कांग्रेस, महाराष्ट्र के वो लाचार मंत्री जो कुर्सी के लालच में, पैसे के लालच में, पद की लालच में अभी भी सरकार में बने हुए हैं, उनको लेकर के कांग्रेसी थूक रहे हैं, थू कर रहे हैं। इतनी कोई मजबूरी नहीं है। महाराष्ट्र से कांग्रेस कभी खत्म नहीं हो सकती, क्योंकि कांग्रेस यहां जड़ में है। महाराष्ट्र के लोगों के जड़ में कांग्रेस है। महाराष्ट्र के लोग कांग्रेस को मानते हो अथवा राष्ट्रवादी को मानते हो अथवा शिवसेना को मानते हो या भाजपा को मानते हो, लेकिन इनके मूल में छत्रपति शिवाजी महाराज का खून, संभाजी राजे महाराज का खून है, दौड़ रहा है। उनकी ऊर्जा, उनका जोश, उनकी राष्ट्रभक्ति, उनका देश प्रेम सब में भरा हुआ है। ममता बनर्जी रोहिंग्याओं, बांग्लादेशियों और उन आक्रांताओं के पक्ष में खड़ी रहती हैं जो देश के लुटेरे थे। संभाजी राजे महाराज की हत्या कैसे किया था इन राक्षसों ने, उसकी जानकारी महाराष्ट्र के लोगों को भली भांति है, किसी को समझाने की आवश्यकता नहीं। तो महाराष्ट्र के लोग संभाजी राजे के साथ बर्बरता करने वालों के खानदान को जो प्रश्रय देगा उसे ही खत्म कर देंगे। ममता बनर्जी उनके खानदान को प्रश्रय देती है अपने प्रदेश में, तो ऐसे नराधमों के साथ देने वाली ममता बनर्जी का महाराष्ट्र में कोई भविष्य नहीं है। संभाजी राजे की निर्मम हत्या कैसे हुई है पूरा राज्य ने, क्या पूरा देश जानता है, पूरा हिंदू समाज जानता है। राक्षस ने किस तरह से उनको चमड़ी निकाल करके, आंख फोड़ करके निर्ममतापूर्वक मारा था। आज उस राक्षस को प्रश्रय देने वाले जो लोग हैं उनके साथ राष्ट्रवादी खड़ी होती है, तो इसलिए राष्ट्रवादी बहुत सारे इलाकों में खत्म हो गई, सिमट गई पश्चिम महाराष्ट्र तक। ख्वाब देखिए प्रधानमंत्री बनने का, लेकिन पश्चिम महाराष्ट्र से बाहर क्या अस्तित्व है उनकी पार्टी का, उनका, वो सब जानते हैं। चतुर बुद्धि है, नो डाउट। गणित बैठाना आता है, चेस खेलना आता है, इसका मतलब वो सब कुछ खेल लेगा ऐसा नहीं है। कैरम खेलना आता है इसका मतलब क्रिकेट भी खेल लेगा, फुटबॉल भी खेल लेगा, कबड्डी भी खेल लेगा, पहलवान बन जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, गणित का जोड़ घटाओ शरद पवार जी को अच्छा आता है, और उसी के बल पर असंभव काम महाराष्ट्र में संभव कर दिए हैं। वैसे शुरू से उनके राजनीतिक करियर को देखें तो असंभव को संभव करते हैं, लेकिन आज तक कभी अपने बल पे समग्र महाराष्ट्र में सत्ता स्थापित नहीं कर पाए। कांग्रेस में थे तो कांग्रेस की सत्ता थी, कांग्रेस से निकले हैं, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी बनाए हैं, तो बताइए कितनी सीटों तक पहुंचे हैं, राज्य के कितने % इलाकों में उनका प्रतिनिधित्व रहा है, ना के बराबर रहा है। वो सफल राजनीतिज्ञ हैं, लेकिन उनकी पार्टी सफल कभी नहीं हुई है। अपने बल पर पूरे महाराष्ट्र में राज्य करने भर की स्थिति कभी नहीं पाई है। कभी भी पूरे राज्य के सभी लोकसभा सीटों पर विजय हासिल किए हो ऐसा भी नहीं है। तो प्रधानमंत्री, ठीक है, प्रधानमंत्री बनने ख्वाब देखना चाहिए। खैर उनके सामने ही ममता बनर्जी ने उनके ख्वाब पर पानी फेर दिया, यूपीए को नकार दिया, यूपीए के सदस्य हैं ये,
शरद पवार जी यूपीए के सदस्य हैं और यूपीए का अस्तित्व नकार दिया। शरद पवार जी ने कभी वहां तुरंत खंडन नहीं किया, वहां नहीं कहा कि यूपीए अभी अस्तित्व में है और वो मेंबर हैं। लेकिन ये जो चिंगारी आग के रूप में उठ रही है, दिख रही है, यह महाराष्ट्र सरकार के लिए घातक होगी, क्योंकि राहुल गांधी और सोनिया गांधी, प्रियंका वाड्रा बुरी तरह से खफा हैं। और एक बात सच है, अगर कांग्रेस कुछ लोग फूट करके तृणमूल कांग्रेस में जाना भी चाहें तो तृणमूल कांग्रेस का जो मुस्लिम परस्त राजनीति करने की छवि है वो महाराष्ट्र में नहीं चल पाएगी। महाराष्ट्र में मुसलमानों को खुश करने वाले शरद पवार पहले से ही हैं, कांग्रेस पहले से ही है, तो उनके पास जाकर के वो कांग्रेस वाले अगर जाना भी चाहेंगे तो भी वो सफल नहीं होंगे, हार जाएंगे, जमीन पकड़ लेंगे। ममता बनर्जी इसीलिए मुंबई में, महाराष्ट्र में राजनीति करने की बात नहीं की है, चुनाव लड़ने की बात नहीं की है। गोवा में चुनाव लड़ेंगी, त्रिपुरा में लड़ेंगी, बाकी और जगह लड़ेंगी, लेकिन महाराष्ट्र में चुनाव लड़ेंगी, उत्तर प्रदेश चुनाव लड़ेंगी, ऐसी बात नहीं कर रही। उन्हें मालूम है कि बहुत छोटे से राज्य की मुख्यमंत्री हैं, ठीक है, बरगला करके वो तीसरी बार मुख्यमंत्री बन गई हैं। अगर राज्य के बाहर जाएंगी तो उनका अपना प्रभाव समझ में आ जाएगा, शून्य हो जाएंगी महाराष्ट्र में। लेकिन यह निश्चित है कि जिस तरह से जहर घोली हैं राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, सोनिया गांधी बुरी तरह से खफा हैं। कभी भी कोई फैसला ऐसा आ सकता है जिसमें कांग्रेस या तो सत्ता में रहे या कांग्रेस का दो फाड़ हो जाए। वैसे सच है, कांग्रेस का दो फाड़ हो भी जाएगा तो भी सरकार गिर जाएगी। अगर तृणमूल कांग्रेस में जो लोग चले भी जाएंगे तो भी खत्म हो जाएंगे, क्योंकि अगला चुनाव जीत नहीं सकते। वैसे भी तिघाड़ी सरकार के, तीन पहिए वाली सरकार के बहुत सारे मंत्री घोटालों में फंसे हुए हैं। इनकी फाइलें सरकार के पास, केंद्रीय जांच एजेंसियों के पास पड़ी हुई हैं। कोई कोर्ट में जाएगा तो कोर्ट ही आदेश कुछ बड़ा भला बुरा दे सकता है। ऐसी स्थिति में सरकार गिरना सुनिश्चित है। भाजपा कोई प्रयत्न नहीं कर रही है। भाजपा यदि प्रयत्न करती तो सरकार कब की गिर गई होती। भाजपा ये चाह रही है कि यह सरकार अपने अंतर्कलह से गिरे, उसे पाप सरकार गिराने का नहीं लेना है। और अगर आप वीडियो सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि देवेंद्र फडणवीस किस तरह से पछता रहे हैं शरद पवार के साथ, माने उनके भतीजे अजित पवार के साथ 72 घंटे की सरकार बना के उप मुख्यमंत्री पद दे करके अजित पवार को, और खुद मुख्यमंत्री बन के जो शपथ ग्रहण भोर में लिए थे, उसके लिए देवेंद्र फडणवीस आज भी पछता रहे हैं। आप भी देख लीजिए। एनसीपीशी, राष्ट्रवादी काँग्रेसची युती होणं शक्यच नाही। नाही नाही नाही, आपत धर्म नाही, शाश्वत धर्म नाही, कुठलाही धर्म नाही। एक वेळ रिकामे राहू, एक वेळ सत्तेशिवाय राहू, एक वेळ मला कोणीतरी विचारलं तुमचा विवाह होणार आहे का, मी म्हटलं अविवाहित राहणं पसंत करेन, पण राष्ट्रवादी सोबत जाणार नाही नाही नाही। इसके अलावा जहां तक अनुमान लगाया जा रहा है वो ये है कि ममता बनर्जी कांग्रेस मुक्त भारत करने के अभियान पर चल दी हैं, लेकिन कांग्रेस को अपने साथ लेने का भी अभियान साथ साथ चला रही हैं। वो कांग्रेस उनमें शामिल हो जाए, कांग्रेस उनके फ्रंट में आ जाए, ऐसी उनकी कोशिश दिख रही है, जबकि यह संभव नहीं है। कोई भी क्षेत्रीय दल, कोई भी क्षेत्रीय पार्टी देश पे राज करने का ख्वाब तभी दे सकती है जब वह कई राज्यों में उसका अस्तित्व हो। आप उदाहरण देख लीजिए, बीजेपी जब कई राज्यों से चुन के आई है तब वो सत्ता में आई है। बीपी सिंह, उनकी पार्टी कई राज्यों में चुन के आई है तब वो सत्ता में आए हैं। यहाँ तक यूपीए में भी कांग्रेस कई राज्यों में चुन के आई है तब वो सत्ता में आई है। जब भी कांग्रेस या कोई और दल किसी छोटे दल को सत्ता देती है तो अपने मर्जी से जब चाहती है कुर्सी बैठाती है, जब चाहती है उतार देती है। इसके उदाहरण इंद्र कुमार गुजराल हैं, देवगौड़ा हैं, वीपी सिंह भी कह लीजिए, वीपी सिंह हैं। जितने भी उससे प्रधानमंत्री बने हैं सब क्षणिक बने हैं, कुछ क्षण रहे हैं और चले गए हैं। जो भी कांग्रेस की विचारधारा, जब तक विचारधारा का वो पालन किए हैं, उसको आगे बढ़ाने में मदद किए हैं, कांग्रेस की पार्टी के लिए घातक नहीं रहे हैं, तब तक प्रधानमंत्री रहे हैं, नहीं तो हकाल दिए गए हैं, उतार दिए गए हैं। ये इतिहास रहा है। कांग्रेस किसी को पनपने नहीं देती, तो कांग्रेस तात्पर्य गांधी घराने से है। तो इस बात को ममता बनर्जी जान रही हैं, इसलिए गांधी घराने को ही माइनस करना चाह रही हैं। कांग्रेस से गांधी घराना ही खत्म कर देना चाह रही हैं, जिससे कि जब जो बची हुई कांग्रेस हो वो तृणमूल में आ जाए, कोई किसी अन्य नाम पे आ जाए। जैसे G23 ऑलरेडी बन चुकी है, G23 ऑलरेडी लोग बाहर निकल के कांग्रेस में एक तरह से बी कांग्रेस बनाने की कोशिश कर ही रहे हैं। तो अब ममता बनर्जी चाह रही है कि वो बी कांग्रेस मजबूत हो जाए, गांधी घराना वहां से बाहर हो जाए।
इस तरह से। लेकिन यह होगा 2024 का मामला है, अभी लंबा है। लेकिन महाराष्ट्र में सरकार गिरने जैसी हालत, महाराष्ट्र में आग लगा के चली गई है। रिजल्ट कुछ भी हो सकता है, कभी भी सरकार गिर भी सकती है। अगर कांग्रेसियों में थोड़ी भी नैतिकता होगी, अगर राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, सोनिया गांधी यदि थोड़ा भी इनके अंदर शर्म बचा होगा तो तत्काल सत्ता से बाहर जा करके तत्काल वो अपने मंत्रियों को इस्तीफा देने के लिए बोल सकती हैं। संभव है कि जल्दी इस बारे में कोई फैसला दिल्ली से आ जाए। फिलहाल इस मुद्दे पर इतना ही। आपको कैसा लग रहा है? क्या कांग्रेस सरकार से बाहर निकलेगी, अपने नेताओं का अपमान सह करके पड़ी रहेगी? आपकी जो भी राय हो आप हमारे चैनल के, नेशनल न्यूज चैनल के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और हाँ, यदि अभी तक आप सब्सक्राइब न किए हो हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।